ये लास्ट पार्ट है इसका, फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स का जो हमारे फिजिकल फिटनेस को अफेक्ट करने वाले थे। इसमें हम लोग फ्लेक्सिबिलिटी की बात करेंगे, यानी लचीलेपन की। हेडिंग यहाँ पे हम लोग को दी गई है, फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग फ्लेक्सिबिलिटी। वो सभी हमारे शरीर के अंदर पाए जाने वाले कारक या क्रियाकलाप या फंक्शंस जिनके वजह से किसी शरीर में किसी के फ्लेक्सिबिलिटी में प्रभाव पड़ता है। हम लोग बात करेंगे फ्लेक्सिबिलिटी के डेफिनेशन की। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, फ्लेक्सिबिलिटी इज एन एबिलिटी ऑफ जॉइंट्स टू मूव इन मैक्सिमम रेंज। यानी लचीलापन क्या है, हमारे जॉइंट्स यानी हमारे जो जोड़ों का मैक्सिमम रेंज में मूवमेंट करना हुआ। जैसे कोई भी, अगर आप अपने जॉइंट की बात कर लीजिए, शोल्डर जॉइंट की बात कर लीजिए, एल्बो जॉइंट की बात कर लीजिए, तो इसमें एक रेंज ऑफ मूवमेंट है। ये आपका स्ट्रेट हो रहा है और फिर बैंड हो रहा है, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी है। अगर ये जॉइंट इसको अलाउ नहीं करता तो हम कहते हैं कि इस जॉइंट में ज़रा भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, या इस बॉडी के इस पार्ट में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। ठीक है, एक बार और देख लीजिए, फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, एबिलिटी यानी एक योग्यता है, ऑफ जॉइंट यानी हमारे जोड़ों की, टू मूव इन मैक्सिमम रेंज, ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र में मूवमेंट करने की या दूरी में मूवमेंट करने की एक रेंज है। ठीक है, ये बेसिकली दो तरह का होता है, एक होता है एक्टिव और दूसरा होता है पैसिव। एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी वो हुई जो हम लोग खुद से करते हैं। ठीक है, एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज वो हुई जो हम लोग खुद कर सकते हैं, बिना किसी हेल्प या बिना किसी इक्विपमेंट या बिना किसी मशीन के सहारे। जैसे आप योगा अगर कर रहे हैं तो ये एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी हो गई। ठीक है, आप स्ट्रेचिंग अगर खुद से कर रहे हैं तो वो एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी में आएगा। लेकिन जैसे हम लोग बात करेंगे पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी की, तो यहाँ पे हमें कोई एक पार्टनर चाहिए, ठीक है, या कोई इक्विपमेंट चाहिए या कोई मशीन चाहिए, जिसके हेल्प से हम अपने मसल्स को स्ट्रेच करेंगे और अपने जोड़ों यानी जॉइंट्स के बीच में जो मूवमेंट है उसके रेंज को इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो क्लियर है, फ्लेक्सिबिलिटी दो टाइप का है, एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी और पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी जिसमें हम बिना किसी पार्टनर या किसी इक्विपमेंट के हेल्प से एक्सरसाइज करेंगे, और दूसरा पैसिव ये कि जिसमें हमें किसी मशीन की या अपने पार्टनर की आवश्यकता होगी। जैसे मान लीजिए कभी कभार हम लोग देखते हैं लेग स्ट्रेचिंग जब करते हैं तो हम अपने साथ एक पार्टनर रखते हैं और हम उसको हेल्प करते हैं स्ट्रेचिंग में, और फिर वापस हमको बाद में वो हेल्प करता है। ठीक है, कई सारे ऐसी स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइजेज होती हैं जिसमें हमें पार्टनर की नीड होती है। ठीक है, तो ये क्लियर है, ये फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में थोड़ा सा हम लोग ने देख लिया। अब हम लोग बात करते हैं फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स जो हमारे बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी को डिटरमाइन करते हैं, जिनकी कमी या अधिकता की वजह से हमारे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी यानी जो लचीलापन है वो प्रभावित हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं ज्वाइंट आर्टिकुलेशन। ज्वाइंट आर्टिकुलेशन का मतलब ये हुआ कि ज्वाइंट स्ट्रक्चर। ठीक है, लेकिन किताब में अब आर्टिकुलेशन लिखा है, एक नया टर्म है, तो वो भी हम लोग को जानना चाहिए। तो इसका सीधा सीधा अर्थ आप यही समझिए कि ज्वाइंट आर्टिकुलेशन का मतलब हुआ है कि ज्वाइंट का स्ट्रक्चर, हमारे जोड़ों का जो बनावट है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि उस जोड़ के आसपास कितनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होगी। क्योंकि कोई भी जो जॉइंट होता है वहाँ पे मसल्स को जोड़ा जाता है। ठीक है, मसल्स जुड़ी होती हैं, टेंडन, कार्टिलेज और भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे जुड़ी रहती हैं। तो ये आर्टिकुलेशन ही डिटरमाइन करता है कि आपकी रेंज ऑफ मूवमेंट कितनी ज़्यादा होगी। जैसे आप देखते हैं कि बहुत सारे जॉइंट्स हैं, मैंने जॉइंट पे एक वीडियो भी बनाई हुई है आप लोग उसको देखिएगा। जॉइंट आर्टिकुलेशन आपके शोल्डर की, आप अगर जॉइंट की बात करेंगे तो ये कई सारे मूवमेंट्स को करता है, लेकिन इसी के कंपेरेटिवली अगर आप इसको देखेंगे एल्बो को, तो उतनी ज़्यादा मूवमेंट्स को नहीं करता है। ठीक है, हमारा शोल्डर जो है ये सरकमडक्शन कर सकता है, ठीक है, कई सारे मूवमेंट्स कर सकता है, लेकिन एल्बो ऐसे नहीं कर सकता है। ठीक है, एल्बो और नी में आप समानता देखते हैं। ठीक है, ठीक है, एल्बो और नी में समानता है, शोल्डर और हिप में आप समानता देखते हैं। ठीक है, तो ये हालांकि दूसरी टॉपिक हो जाएगी। ज्वाइंट का स्ट्रक्चर जो होता है ये डिपेंड करता है कि आपकी रेंज ऑफ मूवमेंट कितनी ज़्यादा होगी। हाँ, अब आइए बात करते हैं लिगामेंट इलास्टिसिटी। लिगामेंट जितना ज़्यादा इलास्टिक होगा, जितना ज़्यादा प्रसार करने वाला होगा या तनने लायक होगा, रबर के जैसा होगा, उतना ही ज़्यादा आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी की मात्रा रहेगी। ठीक है, समटाइम्स क्या होता है कि इसको हम लोग एक्सरसाइज के थ्रू थोड़ा सा और इलास्टिक करते हैं, मसल्स की स्ट्रेचिंग करते हैं या और भी एक्सरसाइजेस करते हैं, तो उसके हेल्प से हम लोग इसकी इफिशियंसी को या इसकी कैपेबिलिटी को थोड़ा इन्हेंस कर लेते हैं। ठीक है, जॉइंट आर्टिकुलेशन ये तो नेचुरल है। ठीक है, हाँ, एक्सरसाइज करके इसमें कुछ सुधार ले आए जा सकते हैं। एज हम लोग बात करेंगे, दो क्लियर हो गया, इसमें आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी।
एज जो है ये आपके शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी को डिटरमाइन करने वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि हम लोग अगर बात करें किसी न्यू बॉर्न बेबी की, बहुत छोटा जो बच्चा होता है, आप लोग देखते हैं मसाज के टाइम जब हाँ माताएं उनके शरीर को मसाज करते हैं तो उनका हाथ और पैर कितना ज़्यादा इलास्टिक के जैसे फ्लेक्सिबल होता है। लेकिन अब आप अपने आप को देख लीजिए, जब आप बच्चे थे तो कितने ज़्यादा फ्लेक्सिबल थे, लेकिन जैसे ही आपकी बॉडी ग्रो करती जा रही है, आपके ज्वाइंट का आर्टिकुलेशन में चेंज हो रहा है, आपकी बोन की डेंसिटी बढ़ रही है और फ्लेक्सिबिलिटी लेस होती जा रही है। स्ट्रेंथ नो डाउट इंक्रीज हो रहा है लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी लेस हो रही है। ठीक है, सेम यही होता है हम लोग जब वर्कआउट करने जाते हैं जिम में या फिर हेल्थ क्लब में, तो स्ट्रेंथ वाली वर्कआउट तो करते हैं लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी वाली वर्कआउट को हम लोग थोड़ा सा कम कर देते हैं या छोड़ देते हैं। तो प्रॉब्लम ये होता है कि स्ट्रेंथ तो इंक्रीज हो जाता है लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है वो डिक्रीज होने लगती है। तो कोचेज आपको हमेशा सजेस्ट करते रहते हैं कि स्ट्रेंथ के साथ साथ आपको फ्लेक्सिबिलिटी की भी एक्सरसाइज करनी चाहिए। ठीक है, तभी आपका स्ट्रेंथ वो सही मैनर में यूज हो पाएगा। जेंडर की हमने बात, एज की हम लोग बात कर रहे थे, तो जैसे उम्र बढ़ती है फ्लेक्सिबिलिटी लेस होते जाती है। ठीक है, और मैंने आपको न्यू बॉर्न बेबी का मैंने एक एग्जांपल भी दिया। जेंडर की बात करिए, आप हमारे देश की एक महिला एथलीट हैं, जिम्नास्ट हैं, उनका नाम सुने होंगे। उनका नाम है दीपा कर्माकर। अभी हाल ही के दिनों में उनके बारे में कई सारी न्यूज आ रही थी। एक डोप टेस्ट में वो उनका सैंपल फेल हो गया था, अभी उनके ऊपर बैन लगाया गया है, लेकिन वो नो डाउट एक बहुत ही महान खिलाड़ी रही है। और ओलंपिक में अपने देश से यानी इंडिया से कोई भी पहली ऐसी महिला क्वालिफाई करी। जिम्नास्टिक जैसे इवेंट्स में जो हमारे यहाँ का कल्चर थोड़ा सा कम है, जिम्नास्टिक में अगर आप देखिए तो आपके फ्रेंड सर्किल में या फिर रिलेशन में नहीं होगा कोई, मेरे जानने में मुश्किल से 2-3 लोग हैं। तो अब चूंकि मैं तो इससे जुड़ा हुआ हूँ लेकिन तब भी 2 ही 3 लोग हैं। तो ये बहुत रेयर बात है कि दीपा कर्माकर ओलंपिक में क्वालिफाई की और ओलंपिक में वो चौथे स्थान पे रही। ये बहुत बड़ी बात है। ये चौथा स्थान हम लोग के लिए थोड़ा सा इतिहास में अगर देखा जाए तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता आया है। मिल्खा सिंह चौथे स्थान पे रहे, इतने बड़े लीजेंड। पीटी उषा जी भी चौथे स्थान पे रही और दीपा कर्माकर ये तो ऐसे इवेंट में क्वालिफाई करके गई थी कि अगर वो वहाँ पे वो चौथे से तीसरे पे अगर आ गई होती तो आज वो रोल मॉडल होती और आज हजारों ऐसी एथलीट निकल के आ गई होती। क्योंकि रोल मॉडल अगर कोई हो जाता है तो फिर उसके पीछे पीछे एक बहुत बड़ा भीड़ निकल जाता है कि हमको भी यही करना है। जैसे अभी हम लोग के देश में नीरज चोपड़ा के वहाँ पे ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल ले आने के बाद अभी अपने देश में कई सारे लोगों ने उनको रोल मॉडल बना लिया। मेरा भी एक स्टूडेंट है जानने वाला जो जेवलिन फेंकने के लिए बहुत ज़्यादा वो है, लेकिन उसकी स्टडी चल रही है, आप इन लोगों के क्लास में है वो, तो उसका बहुत हार्दिक इच्छा है। तो जेंडर जो है मैंने आपको बताया कि जितनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी महिलाओं में होती है उतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी पुरुषों में नहीं होती है। वो नेचुरल फ्लेक्सिबिलिटी होती है बिकॉज ऑफ एडिपोज टिश्यूज, बिकॉज ऑफ जॉइंट आर्टिकुलेशन और भी बहुत सारे इसके पैरामीटर्स हैं। ठीक है, तो हमने ये आपको ये बताया कि दीपा कर्माकर एक बहुत बड़ी जिम्नास्ट हैं और महान है। ठीक है, और ये हमारे देश से ओलंपिक में क्वालिफाई की थी और ओलंपिक में उन्होंने 4th रैंक को अचीव किया था। बहुत बड़ी बात है ये। तो ये बताने का आशय यही है कि महिलाओं की जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है इन कंपेयर टू मेल। ठीक है, अब आइए हेरेडिटी की बात करते हैं। जो लचीलापन होता है ये वंशानुगत भी होता है। ठीक है, जैसे हम आपको इस स्ट्रेंथ वाले में बताए थे कि स्ट्रेंथ में जो थी स्पीड में बताए थे कि 80% स्पीड जो होती है वो हेरेडिटी होती है और 20% ट्रेनिंग के वजह से डेवलप हो सकती है। तो ऐसे ही यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी भी जो है ये वंशानुगत है, ये हेरेडिटी के तौर पे कंसीडर किया जाता है। फिर आइए डिजीज या इंजरी। मान लीजिए आप काफ़ी लॉन्ग टाइम तक इंजर्ड हो गए और अब आप वर्कआउट से थोड़े दूर हो गए हैं, तो नो डाउट कि आप वार्म अप नहीं कर रहे हैं, स्ट्रेचिंग नहीं कर रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, अपना पूरा वर्कआउट परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो आपकी मसल्स या जॉइंट्स के बीच का जो रेंज ऑफ मूवमेंट है वो धीरे धीरे डिक्रीज होगा। या बीमारी की वजह से भी ये कई सारी ऐसी बीमारियां जिसके वजह से रेंज ऑफ मूवमेंट पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे ये देखते हैं हम लोग वार्म अप। किसी भी इवेंट को जब आप परफॉर्म करने वाले होते हैं जिसमें मसल्स की रिक्वायरमेंट होती है, मसल्स की एक्टिविटी होनी होती है, तो हमें अपने मसल्स को टोन अप या फिर उनको कंडीशनिंग करने के लिए, प्रॉपर कंडीशनिंग करने के लिए उनको वार्म अप करना होता है। हालांकि वार्म अप के कई सारे तरीके हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि फिजिकल एक्टिविटी करके ही हम लोग वार्म अप करेंगे। सन बाथ होता है, कई सारी चीज़ें होती हैं। तो वार्म अप जो होता है इससे हमारे बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, मसल्स की टेम्परेचर इंक्रीज हो जाती है और मसल्स जो है इलास्टिक होने लगती हैं
उनमें प्रसार होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है और ब्लड क्लॉटिंग या फिर मसल पुल होने के जो चांसेस होते हैं वो घट जाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई शॉट पुट फेंकने वाले हैं या फिर कह सकते हैं आप कोई ऐसे एथलीट हैं जो कम्बैट आर्ट में होते हैं, मार्शल आर्ट ताइक्वांडो वाले हैं, तो वो लोग अपने बॉडी के उन मसल्स की स्ट्रेचिंग वार्म अप पहले कर लेते हैं परफॉर्मेंस से या कंपटीशन से पहले, जिनका यूज उनको करना है। ठीक है, जैसे अगर आपको किक करनी है तो लेग मसल्स की प्रॉपर आपको वार्म अप करनी होगी, स्ट्रेचिंग करनी होगी, ताकि आप एट अ टाइम अगर ऑल ऑफ सडन अगर कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो आपको कोई इसमें प्रॉब्लम ना आए, स्ट्रेचिंग करते समय ब्लड क्लॉटिंग ना हो जाए, मसल में स्ट्रेन या पुल ऐसे ना हो जाए। ठीक है, मसल्स स्ट्रेच एबिलिटी, मसल के स्ट्रेचिंग की अपनी एक एबिलिटी होती है। कुछ लोगों में स्ट्रेचिंग को हम लोग देखते हैं कि काफ़ी अच्छा होता है, बिना एक्सरसाइज के बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं फिर भी वो जिसके अंदर नेचुरल स्ट्रेचेबिलिटी ज़्यादा थी उससे कम ही रहता है। जैसे मैं भी पहले बच्चों को ताइक्वांडो जब कराता था तो कुछ बच्चों को मैं बिना पहले दिन ही जब कराता था तो लगता था कि इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी तो बाकी बच्चों से ज़्यादा है, इसको किक पंच करने में आसानी होगी। और कुछ बच्चों की बॉडी जो थी जॉइंट्स या फिर उनके बोन डेंसिटी की वजह से वो उनका काफ़ी ज़्यादा हार्ड था। तो कुछ बच्चों को मैंने फेस करा कि उनको स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज करने में प्रॉब्लम होती थी क्योंकि उनके मसल्स में स्ट्रेचिंग की जो एबिलिटी थी वो कम थी। ये नेचुरल भी होता है, कुछ लोगों में फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। तो ये मैंने आपको फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग एंडोरेंस फ्लेक्सिबिलिटी बताई। फ्लेक्सिबिलिटी का मैंने डेफिनेशन बताया, इसके टाइप बताए और इसके कुछ पैरामीटर्स बताए यानी फैक्टर्स बताए जो डिटरमाइन करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी को। आई होप आपको इसमें पूरा क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा।